हमारी ट्रेन आ रही है अब, और हमारा है तकरीबन 10 मिनट का सफ़र है आगे का, और उससे आगे स्टेशन से आगे घर का सफ़र भी पैदल तकरीबन 10 मिनट का ही बन जाता है अंदाज़ा। और सीट के नीचे चार्जिंग की ऑप्शन दी हुई है, चार्जिंग एडाप्टर भी है और USB पोर्ट भी है। और इसके अलावा हर केबिन में सामने स्क्रीन है, और स्क्रीन के ऊपर स्टॉप्स वगैरह के बारे में लिखा होता है कि अभी गाड़ी कौन से स्टॉप पे रुकी है और अगला स्टॉप कौन सा है। जो लोकल ट्रेन्स होती हैं उनमें जस्ट आप लोगों ने टिकट लेनी होती है, सीट वगैरह कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। उसमें ये होता है कि informiamo i gentili passeggeri che siamo fermi per l'attesa del transito di un altro treno. Prevediamo di partire alle ore 17. Dear passengers, we inform you that the train has stopped. कह रहे हैं जी आगे क्रॉस है और 3-4 मिनट बाद यहाँ से आगे चलेगी ट्रेन। तो मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ की जो लोकल ट्रेन होती हैं उनमें आप लोगों को सीट रिजर्वेशन का इशू नहीं होता, और आप जहाँ चाहें वहाँ बैठ सकते हैं। और अभी चूँकि ट्रेन रुकी हुई है इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका अंदर का माहौल दिखाऊँ। एक तो ये हो गया जी इनका ये स्क्रीन होगी जिसके ऊपर शेड्यूल आ रहा होता है स्टॉप्स का कि कौन से टाइम पे कहाँ पहुँचेगी। तो आप जो है वो टाइम के हिसाब से देख के आगे अगर कोई आपका वेट कर रहा है तो उसको यहीं से ही अंदाज़ा एग्जैक्ट दे सकते हैं कि कौन से स्टॉप पे ट्रेन कौन से टाइम पहुँचेगी। इधर जो है ये साइकिल स्टैंड है, और ऊपर चार्जिंग की ऑप्शन भी है। अगर आपकी साइकिल इलेक्ट्रिकल है तो आप जो है वो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। इस तरह देखें तो ये जो है डबल स्टोरी है, फर्स्ट ऑफ सबसे ऊपर एक फ्लोर है सीट्स का, उसके बाद ये फ्लोर है, उसके बाद ये स्टेप्स नीचे आके आके ग्राउंड लेवल पे ये वाला फ्लोर। तो ये सारे जो पैसेंजर एरियाज़ हैं आके वो आप लोगों को एंड पे स्क्रीन भी नज़र आ रही होंगी शेड्यूल के लिए। तो इसके अलावा जगह जगह कैमरे भी लगे हुए हैं, CCTV कैमरास, ताकि सिक्योरिटी जो है उसमें किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जो मेन सिटीज़ की ट्रेन होती हैं, ये जो सुपर फास्ट ट्रेन होती हैं उनमें ये लाजिम होता है कि आप जो है अपने लिए सीट भी रिज़र्व कर लें। तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको फिर रश होने की सूरत में खड़े होकर सफ़र नहीं करना पड़ता। पीछे हम वेनिस गए थे तो हमने जो एक सीट रिज़र्व नहीं की थी, हमने जस्ट टिकट्स ली थी। तो उसमें फिर खैर अल्हम्दुलिल्लाह में उस टाइम सीट्स मिल गई थी, बाद में रश बहुत ज़्यादा था। तो चूँकि सेक्शन डिवाइड होते हैं, जो सीट्स रिजर्व एरिया होता है वहाँ पर तो लोग कंफर्टेबल तरीके से सफ़र करते हैं, और बाकी जो सीट्स होती हैं वहाँ पर पहले वही है सिस्टम है। तो उसमें फिर ये होता है कि जो पहले आ गया उसको सीट मिल गई, और जो लेट हो गया रश के टाइम आया या उस स्टॉप पे आया जिस स्टॉप पर रश ज़्यादा है तो फिर उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे पैसेंजर्स थे जिनको काफ़ी सारा सफ़र जो है खड़े होकर तय करना पड़ा था। तो हमें तो खैर जल्दी बेड के साथ ही मिल गई थी सीट, क्योंकि हमारा दूसरा स्टॉप बनता है, यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर है, वहाँ से दूसरा स्टॉप बनता है। हमारे लिए आसानी हो गई थी काफ़ी। अभी बस ट्रेन चल गया। और ये जी हमारी ट्रेन चल पड़ी है, चूँकि लोकल ट्रेन है और आबादी में से गुज़रना है, और इसके
स्टॉप भी तकरीबन इसने सारे ही गेज करने होते हैं, उस वजह से प्रॉपर स्पीड नहीं पकड़ पाती। अभी मीडियम स्पीड में होती है और अगला स्टॉप आ जाता है। तकरीबन 5 मिनट की डिस्टेंस पे हमारा पहला स्टॉप है और मज़ीद 5 मिनट की डिस्टेंस पे फाइनल स्टॉप है, जहाँ से हमें उतर जाना है। तो इसलिए इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो तो हम रीच नहीं कर पाएंगे। तो लेकिन यह है कि मीडियम स्पीड का फ़ायदा ये होता है कि साथ साथ जो है वो सैर करना आसान हो जाता है, डिफ़ाइन करना आसान हो जाता है। पहले मैंने वेरोना की वीडियो बनाई थी, उसमें ये था कि बस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, जिसकी वजह से जो आबादी का करीबी एरियाज़ थे वो प्रॉपर तरीके से वीडियो में कवर नहीं हुए। तो ये सिटी है जी सान बोनीफाचो, और यहाँ से आगे कल्दिएरो आता है। वैसे तो और सिटीज़ भी आते हैं, लेकिन चूँकि अब हर टाउन को तो ट्रेन स्टेशन नहीं दे सकते, इसलिए फिर एक टाउन छोड़ के अगले टाउन को स्टेशन दिया होता है, ताकि उनके फिर थोड़ा वो करीब होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन को इतना कोई ख़ास इशू नहीं होता। तो ये है यहाँ का रेलवे निज़ाम। और अमूमन अभी आपने वीडियो में भी देखा होगा, और अमूमन मैंने भी नोटिस किया, सुबह भी मैं ट्रेन पे आया था और आलमोस्ट सारी ट्रेन खाली थी। अभी भी आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा सीट्स खाली थी। मैं सारी ट्रेन घूम के आप लोगों को नहीं दिखा सकता, क्योंकि जहाँ कहीं के लोग बैठे हुए हैं वो ऑकवर्ड फील करते हैं अगर उनकी वीडियो या फ़ोटो बनाई जाए। तो कुछ लोग एतराज़ कर भी देते हैं और कुछ लोग एतराज़ नहीं करते, लेकिन सभी जो है ना वो इस चीज़ को मायूब समझते हैं कि उनके जो है ना वो वीडियो वगैरह या फ़ोटो वगैरह को बना रहा हो अजनबी बंदा। तो ट्रेन की अक्सर सीट्स खाली होने के बावजूद इनकी ट्रेन जो हैं वो लॉस में नहीं जाती। उसकी बेसिक वजह यही है कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम है, करप्शन नहीं है। जितनी भी अर्निंग है ट्रेन की, जो अर्निंग है वो ट्रेन के डिपार्टमेंट पे ही लगाई जाती है। उसमें से कोई बंदा अपनी जेब में एक्स्ट्रा पैसे नहीं डालता सिवाय सैलरी के। तो जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो सारे का सारा डिपार्टमेंट को जाता है, और वहाँ से फिर सैलरीज इशू होती हैं और मेंटेनेंस वगैरह और सारा जो प्रोसेस है, जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जाती हैं। तो जिन कंट्रीज़ में चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं होता वहाँ फिर ये हर डिपार्टमेंट जो है वो लॉस में ही जाता है। ये भी आप लोग देख रहे होंगे कि साथ साथ कितना ज़बरदस्त किस्म का पुलों ने माहौल बनाया हुआ है। ये सारे के सारे जंगली फूल हैं। इस एरिया में म्यूनसिपल डिपार्टमेंट के लगाए हुए फूल नहीं हैं। ग्रिल के इस तरफ जितना भी ये पौधे वगैरह उगे होते हैं ये सारे के सारे खुदरू होते हैं, बारिशों की वजह से और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से उगाते हैं। तो Attenzione! Nei mesi di maggio e giugno per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale sulla linea Brescia-Vicenza e Venezia-Santa आबादी के Lucia एरिया Venezia को Mestre, alcuni स्टेशन treni ट्रेन subiranno के modifiche जो di ट्रैक्स हैं circolazione. उनसे सेपरेट रखने Maggiori के लिए informazioni presso Vietri कंटिन्यूसली Riva, उसके senza साथ साथ clienti, ग्रिल sul sito या कुछ ना कुछ ऐसी Trenitalia.com. प्रोटेक्शन दी जाती है, ताकि कोई इंसान, कोई जानवर, कोई चीज़ बेहतियाती की वजह से ट्रैक पे ना आ जाए। क्योंकि ट्रैक पे आएगा तो उसके लिए भी जानलेवा होगा, और ट्रेन के अंदर जो बैठे पैसेंजर उनके लिए प्रॉब्लम होगी कि अगर ट्रेन को इंस्टेंट ब्रेक लगानी पड़ती है तो अंदर पैसेंजर हैं उनके ज़ख्मी होने का ख़तरा होता है। इसलिए फिर जहाँ जहाँ कहीं आबादी वाले एरियाज़ होते हैं या जहाँ कहीं जानवरों के आने का ख़दशा होता है तो वहाँ पर जो प्रॉपर प्रोटेक्शन की जाती है कि जानवर जो हैं उस एरिया तक और ट्रेन के ट्रैक्स तक ना आ सकें। ये हम ग्राउंड लेवल से अभी काफ़ी ऊपर हैं, अप्रॉक्सीमेटली 20 फीट की हाइट पे चल रहे हैं हम। और यहाँ पर जो फ्लैट ज़मीन के एरियाज़ होते हैं, जहाँ पर इटली में जहाँ पर ज़मीन हमवार होती है वहाँ पर दीगर फसलें उगाई जाती हैं, गंदम हो गई या चारे हो गए, इस तरह की फसलें। और जो ढलवान वाली जगह होती हैं वहाँ पर ज़्यादातर अंगूर के बाग लगाए जाते हैं। ये अभी हमें सुपर फास्ट ट्रेन ने क्रॉस किया है। और चूँकि इटली का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है उसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो अंगूर के प्रोडक्ट से आता है, और अंगूर के प्रोडक्ट्स में जो सबसे ज़्यादा सर फहरिस्त है इनकी वो शराब है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। और उस वजह से इनका जो ज़्यादा फोकस है वो इस चीज़ की तरफ है, अंगूर की फसल की तरफ। Siamo in arrivo a Caviero.
तो जहाँ कहीं इनको इस तरह की जगह मिलती है जो फ्लैट नहीं होती, सूटेबल नहीं होती दीगर फसलों के लिए, तो वहाँ पर अंगूर की फसल लगाई जाती है। और इनका जो आबपाशी का निज़ाम है, इरीगेशन का जो सिस्टम है, वो ज़्यादातर शावर सिस्टम है। जो इनके बाग हैं फ्लैट लेवल पे, जो इनकी प्रॉपर मैदानी इलाके हैं, वहाँ पर भी अगर बाग हैं या फसलें हैं तो उनको भी अमूमन इन्होंने जो है वो आबशार के ज़रिए, प्रेशर फुहारे के ज़रिए पानी दिया होता है। और जो दरख्त होते हैं इनके म्यूनसिपल के, वहाँ पर इन्होंने ड्रिप इरिगेशन की होती है कि पाइप बिछाए होते हैं और उनमें से कतरा कतरा पानी गिरता रहता है। ये हमारा जो आगे नेक्स्ट स्टॉप था कल्दीरो, वो आया है। और इस एरिया में तकरीबन कह लें बहुत सारे इलाकों में हम किराए पे रहते रहे हैं। कल्दीरो के इलाके में भी हम रहते रहे हैं। जॉब का एरिया हमारा जो कि हमेशा से एक ही रहा है, तो वो हमारा मरकज़ था। और इसके आसपास जिस शहर में भी मुनासिब घर मिला है किराए पे, वहाँ पर हमने रिहाइश रखी है, कहीं महीनों के हिसाब से, कहीं सालों के हिसाब से। तो ये है जी इसका स्टॉप कल्दीरो। और इस स्टॉप का जो एक इशू है वो ये है कि अब का तो पता नहीं, अब शायद अपडेट हो गया। और जब हम यहाँ पर रहते थे तब यहाँ पर टिकट का सिस्टम नहीं था। टिकट जो है वो इनके पास अवेलेबल, अब इनफैक्ट इन्होंने मशीन लगा दी है। अगर आप ये देखें सामने रेड कलर की जो थी, अब इन्होंने प्रिंटिंग के लिए मशीन लगा दी है। पहले यहाँ पर ये फैसिलिटी नहीं थी तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि आप बस या ट्रेन के अंदर टिकट लेते हैं तो वो आपको नॉर्मल प्राइस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। मिनिमम 80 से 100 सेंट यानी 1 यूरो तकरीबन एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स होती हैं उनका मुझे कभी वास्ता नहीं पड़ा, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस हमने हमेशा अपनी गाड़ी पे किया है, तो उसके बारे में कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि अगर इन केस आपके पास टिकट ना हो तो वो आपको क्या फैसिलिटी देते हैं। आया कि आपको हाई प्राइस पे टिकट प्रोवाइड करते हैं, या कि टिकट देते ही नहीं है कि आपको हर सूरत जो है वो टिकट खुद स्टेशन से लेनी होती है, या क्या उसका तरीक़ाकार होता है, कभी उस चीज़ से वास्ता नहीं पड़ा। तो अगर कभी जाना भी पड़ा है तो हम ऑलरेडी एक प्लान करके और प्रॉपर तरीके से अरेंज करके निकलते हैं, ताकि सफ़र में किसी किस्म की जो है वो हैसल और परेशानी ना हो। तो ये साथ जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है ट्रैक के साथ साथ। और माशाल्लाह साफ़ सुथरी और बिल्कुल रिलैक्स माहौल वाली ट्रेन्स हैं। अंदर किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं महसूस होती। जब आप बाहर से अंदर इन होते हैं तो जैसी बाहर की आबो हवा होती है सेम वैसी ही अंदर होती है। तो लोग थोड़ा सेंसिबल हैं, अपने खाने पीने का हर चीज़ का मेंटेन करते हैं, ख्याल रखते हैं और कचरा वगैरह कोई नहीं छोड़ता। इसकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाता है ट्रेन का। तो ये हम आ गए स्टेशन पे। वही स्टोरी जिस तरह पहले हुआ था कि सामने जो है वो हमारा अंडरपास है। रेलवे ट्रैक वो रोड लेवल से काफ़ी नीचे होते हैं, उस वजह से भी ये आपको येलो लाइन नज़र आ रही होगी। येलो लाइन क्रॉस करना जो है। एक दो अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अपडेट्स तो बेसिकली वो होती हैं जो फ़ौरन पहुंचाई जाएं, लेकिन मेरे काम का शेड्यूल इस किस्म का है और बर्डन इस किस्म का है कि टाइम नहीं मिलता व्लॉग बनाने का और अपलोड करने का। तो अभी सफ़र में हैं और रास्ते में रुके हैं, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा इजी माहौल है, क्योंकि चलती गाड़ी में फिर वाइब्रेशन और शोर काफ़ी होता है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अपडेट ये देनी है कि 8 मई को हमारी जो यहाँ इटली में पाकिस्तानी कम्युनिटी ओवरसीज़, हम लोगों ने एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था और सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे भी और पर्सनली भी हम रोमा में जाके ऑफिसर से जो है इस बारे में बात की थी कि हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल हैं, पाकिस्तान से इटली आने के लिए जो वीज़ा प्रोसेस है और जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो उसमें टाउट माफिया और एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, जिनकी वजह से ना तो टाइम पे अपॉइंटमेंट मिलती है और ना ही फ्री में अपॉइंटमेंट मिलती है, और ना ही एम्बेसी हमारा कोई काम कर रही है, ना प्रॉपर हमें गाइड करते हैं और ना हमारी किसी किस्म की वो हेल्प करते हैं। तो इस सिलसिले में उनसे बात की थी और उन्होंने हमें ये कहा है कि 2-3 महीने हमें टाइम दें
और हम कोशिश कर रहे हैं सिस्टम को अपडेट करने की, सिस्टम को अपडेट करके और आप लोगों को जो है फिर इंशाल्लाह फैसिलिटेट करेंगे। तो फिर आप लोगों को ये सहूलत दी जाएगी कि आप लोग जो है अपना नेम, सरनेम और डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेबसाइट पे दे के आप अपने वीज़ा का जो प्रोसेस है, उसका जो स्टेटस है, वो आप लोग घर बैठे चेक कर सकेंगे। तो अभी उसके बारे में कुछ भी कहना कबल वक्त है, क्योंकि जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक सब बातें हैं। एम्बेसी वालों ने और इन डिपार्टमेंट्स ने इतनी बार ये दावे किए हैं, इतनी बार ये वादे किए हैं कि अब ये झूठी तसल्लियों पे यकीन नहीं आता जब तक प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नज़र ना आ जाए। तो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। और दूसरी चीज़ ये आप लोगों से बात करनी थी कि जैसे ही ये 8 मई का दिन गुजरा है और हमें थोड़ी सी प्रोग्रेस रिपोर्ट मिली, साथ ही मैंने देखा कि यूट्यूब पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैश करने की कोशिश की जा रही है कि वीज़े खुल गए हैं और इमिग्रेशन खुल गई है और इटली के दरवाज़े खुल गए हैं और अब जो मर्ज़ी आ सकता है, सो ऑन। मैं आप लोगों को हकीकत बताना चाहता हूँ, फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक तो सिर्फ बात हुई है और उन्होंने जस्ट एक तसल्ली दी है, एक हामी भरी है। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, कितना करते हैं, वो तो वक्त ही बताएगा। जो कुछ उन्होंने कहा है, अगर वो सारा कुछ कर भी दें तब भी उसका मतलब ये है कि वीज़ा प्रोसेस में आसानी होगी। मतलब कि जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रही, इमिग्रेशन वैसी ही है। और इमिग्रेशन का मतलब है कि इटली को किसकी डिमांड है। तो अगर इटली एक बंदे के लिए अलाउ करता है, कुश्तूरा जो है वो उसके लिए नुला उस्ता देता है। नुला उस्ता बेसिकली कुछ लोग इसको वीज़ा काउंट कर लेते हैं, वीज़ा कंसिडर करते हैं, ये वीज़ा नहीं होता। नुला उस्ता एक स्टेप होता है, एक पहला स्टेप होता है वीज़ा प्रोसेस के लिए। वो एक एनओसी होता है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से कि इटली की गवर्नमेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई एतराज़ नहीं है इस बंदे के बुलाने पे। तो जब वो एनओसी दे देते हैं, नुला उस्ता दे देते हैं, तो वो नुला उस्ता एम्बेसी में जमा करवा के वो एक कह लें कि इटली की तरफ से प्रोसेस कंप्लीट हो गया कि हाँ इटली की तरफ से सब ओके हो गया है। अब जो कुछ होना है पाकिस्तान में होना है, पाकिस्तान की तरफ से होना है, इटालियन एम्बेसी की तरफ से या जो मुतलका फ़ॉरेन ऑफिस हो गया पाकिस्तान का या यूनियन काउंसिल नादरा हो गया, उनकी तरफ से जो जो काम रहते हैं वो होने हैं। तो जो नुला उस्ता होता है वो जस्ट ये होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जी नुला उस्ता मिल जाने से आपका वीज़ा लग जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नुला उस्ता लगने के बाद भी वीज़ा लगेगा या नहीं लगेगा उसकी ऐसे कोई श्योरिटी नहीं होती, क्योंकि वीज़ा लगना वो एम्बेसी की सवाबदीद है और एम्बेसी को उसका इख्तियार दिया गया है। वो पाबंद नहीं है नुला उस्ता के बाद वीज़ा देने के लिए। तो ट्रैवल एजेंट्स जो हैं या बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो इस चीज़ को इस तरह से शो ऑफ़ कर रहे हैं, लेकिन बराए मेहरबानी उन बातों में आके फ़ौरी तौर पे कोई जज्बाती कदम नहीं उठाना। हम देख रहे हैं पाकिस्तान में हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। पहले महंगाई थी, अब मामला और ख़राब हो गए हैं। तो इस तरह की सूरत हाल में, इस तरह की एमरजेंसी वाली सूरत हाल में लोगों के जज्बात का और मजबूरियों का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ तहम्मुल से, सब्र से इंतज़ार करें। जैसे ही कोई प्रॉपर अपडेट होगी, कोई सही एग्जैक्ट तसल्ली बख्श बात होगी, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और जब तक ऐसी कोई अपडेट नहीं मिलती तो जो मीडिया में बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पे स्पेशली, वो इस तरह से अथेंटिक नहीं होती कि आप उनकी बातों पे, उनकी जो है वो अल्फाज पे एतबार करके और किसी एजेंट को पैसे पकड़ा दें। जब तक इमिग्रेशन का प्रोसेस इटली की तरफ से ओपन नहीं होता तब तक इतना आसान नहीं होता वीज़ा लगना, क्योंकि वीज़ा लगने के लिए आपके पास 3 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। या तो वर्क वीज़ा, या होता है स्टडी वीज़ा, और या फिर होता है इसका फैमिली रियूनियन वीज़ा, या फिर विज़िट वीज़ा होता है। विज़िट वीज़ा तो समझे कि नामुमकिन ही है इटली के लिए, तकरीबन 90% रिजेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो विज़िट पे आ रहा है डेफिनेटली वो वापस नहीं जाएगा। ठीक है, बेशक आपने सिर्फ विज़िट पे ही आना हो, लेकिन एम्बेसी के जो वहाँ पे अंदर लोग बैठे हैं वो इसको इसी तरह से कंसीडर करते हैं कि ये बंदा जा रहा है, ये जाने के लिए जा रहा है, वापस आने के लिए नहीं जा रहा। तो वो ज़्यादातर मेजॉरिटी में वीज़ा रिजेक्ट ही कर देते हैं और कोई ऐसी अथेंटिक रीज़न भी नहीं बताते कि आप उस रीज़न को ख़त्म करके, आप वो जो एतराज़ है उसको ख़त्म करके दोबारा से अप्लाई कर सकें। ठीक है, स्टडी वीज़ा जो होता है उसकी रेशो ज़रा होती है, एक्सेप्टेंस की, कामयाब होने की रेशो काफ़ी होती है, क्योंकि वो एक थोड़ा सा लीगल और एक अथेंटिक चीज़ होती है कि आप जो है वाकई यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हैं, आपके पास आगे लेटर होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डिग्रीज़ होती हैं, सारा कुछ होता है।
लेकिन उसमें भी ये इशू लाजमी रहता है और बेशुमार लोगों को ये इशू है कि वीज़ा इशू होने से पहले पहले उनका जो यहाँ से सर्टिफिकेट होता है या जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि वीज़ा का प्रोसेस इतना लंबा कर दिया जाता है एम्बेसी की तरफ से। तो जब तक उसमें कोई बेहतरी नहीं आ जाती, बातों से हट के प्रैक्टिकली जब तक उसमें कोई बेहतरी नहीं आ जाती, तब तक कोई भी वीज़ा हो उसके लिए हम किसी भी बंदे की बात पे इस तरह भरोसा करके स्टेप नहीं उठा सकते जब तक कि हमें इसकी तरफ से जो इटली में इदारे हैं उनकी तरफ से तसल्ली ना हो जाए, या पाकिस्तान में अगर किसी ने रिसेंटली अप्लाई किया हो और उसको रिसेंटली वीज़ा मिल जाए विदाउट एनी हैसल, विदाउट एनी टेंशन, डिप्रेशन, अगर उसको जल्दी वीज़ा मिल जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ अब एम्बेसी जो है वो थोड़ा बेहतर हो गई है, उनका सिस्टम थोड़ा बेहतर हो गया और अब थोड़ा बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। यूरोप की जो दीगर एम्बेसीज़ हैं उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। फ़्रांस की एम्बेसी है, स्पेन की है, जर्मन है, बाकी जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। उनका दिनों में, महीनों के अंदर अंदर काम हो रहा है। जबकि जो इटालियन एम्बेसी है इनका तो साल से कम वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। मिनिमम कोई भी वीज़ा हो कम अज़ कम उन्होंने 1 साल तो जवाब ही नहीं देना आपको। इस तरह से उन्होंने अपना सिस्टम ख़राब किया है। ख़ास तौर पे कोविड के बाद, जब कोविड आया उसके बाद बाकियों का सिस्टम चलता रहा है। जो ये एम्बेसी है इसने तो बिल्कुल ही काम करना छोड़ दिया, लोगों को ना तो गाइड करते हैं और ना ही लोगों की हेल्प करते हैं। तो देखते हैं आगे चल के हो सकता है कुछ बेहतरी हो जाए। और बाकी दोस्त मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए, वीज़ा के लिए, तो मैं आप लोग सब दोस्तों से यही कहूँगा कि देखें मेरा ये काम नहीं है, मेरी ये फील्ड नहीं है और ना ही मैं कानूनी तौर पे अथोराइज़ हूँ। एक होता है जिसके कोई सोर्सेज होते हैं, कोई एजेंट्स के साथ रिलेशंस होते हैं या एम्बेसी के अंदर कोई सोर्सेज होते हैं, ट्रैवल एजेंट होते हैं, वो लोग तो इस तरह के काम करते हैं। मेरा इस तरह का कोई सिलसिला नहीं है। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।